बैठे कुछ बातों को मैं साझा करना चाहूंगी, कुछ आप भी हमसे साझा कर सकते हैं। जो भी आपको कुछ जानकारी है, इच्छुक है जानने के लिए कि है क्या, ये क्यों हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा, यूजीसी भी इसके बारे में बहुत सारे मॉड्यूल्स तैयार कर रही है, प्रोसेस में है। क्या वो विलुप्त हो गया था, हमारे बीच में नहीं था तो फिर क्या जरूरत आन पड़ी कि हमें इसे फिर से इतना कुछ उसके बारे में समेटना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है। तो मैं सब अपने प्यारी बेटियों को, अपनी स्टूडेंट्स को आग्रह करना चाहूँगी कि आप इसमें अपने सोल से, माइंड से, हार्ट से, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी आप लोग का, आप लोग इसको रियलाइज़ कीजिए, इसको समझिए। और अगर 5% भी मैं जब इस प्रेक्षागृह से निकलूँगी तो आप लोगों के जहन में एक छोटी सी चिंगारी, आप लोगों के दिलो दिमाग में अगर भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति मैं प्रज्वलित कर सकूं तो आज का ये कार्यक्रम सफल रहेगा। तो इस उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरी सारी स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, एक जोर से हाँ बोलना है। धन्यवाद। भारतीय ज्ञान परंपरा ये कहीं विलुप्त नहीं हुआ है, ये सब हमारे साथ है, हमारे बीच में है, इस पहनावे में है, आपके साथ है। इस छोटी सी बिंदी जो माथे पे रहती है उसमें भी है, जो आप किताब पढ़ते हैं, जो सिलेबस पढ़ते हैं उसमें है, मेरे बोलचाल की भाषा में है, हम जैसे आपसे बात करते हैं, जैसा प्रेम आपको देते हैं और जैसा रिस्पेक्ट आपसे हमको मिलता है, वो सब भारतीय ज्ञान परंपरा है, कहीं विलुप्त नहीं हुआ है, वो सब हमारे बीच में है। जरूरत थोड़ी सी है कि उसको एक मंच देना है, उसको एक रियलाइज करना है। सरकार भी यही चाह रही है कि आपके बीच में ही सारा कुछ है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वो है क्या, उसको अडॉप्ट कैसे करना है। तो इसके लिए आपकी जो रेगुलर कोर्सेज हैं, जो आप जिसमें, चाहे आप सोशल साइंस स्ट्रीम में हैं या ह्यूमैनिटीज़ में हैं, साइंस में है, कॉमर्स में है, इंजीनियरिंग में है, जिस भी विभाग में, और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में भी है, तो इन सबों में कहीं ना कहीं ज्ञान परंपरा अंकित है, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं। आपको उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये सारा इंटरैक्टिव प्रोग्राम, वर्कशॉप, सेमिनार पूरे देश में और ग्लोबली भी इस चीज़ को आगे प्लेटफॉर्म, मंच दिया जा रहा है। उसी की छोटी सी पहल तो हम नहीं कहेंगे, बहुत दिनों से चल रही है। आईआईटीज़ में, कुछ आईआईटीज़ में, नॉट ऑल आईआईटीज़, आईआईटी चेन्नई में, आईआईटी गुवाहाटी में, आईआईटी दिल्ली में 2016 से ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और हमारे भारतीय सेना में भी जो सिलेबस है, कोर्स करिकुलम है, कैडेट्स की, जितने भी वहाँ पे आर्मी पर्सनल्स हैं, उनकी भी कोर्स एंड करिकुलम होती है ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत, उसमें भी भारतीय ज्ञान परंपरा अंकित है उनके सिलेबस में। तो है, हम उसको समझ नहीं पा रहे। तो क्या है भारतीय ज्ञान परंपरा? हमेशा हम लोग ये बोलते हैं ना, एजुकेशनल इनलाइटमेंट। आप यहाँ, अब तो 4 इयर्स का यूजी कोर्स हो गया है, आप या तो पीजी करते हैं या आप यूजी करने आते हैं, तो आप ज्ञान का वर्धन करने आते हैं, डिग्री लेना है, वो तो सबसे अहम भूमिका रहती है आपके यहाँ पर ज्ञान का वर्धन के लिए, लेकिन उसके अलावा आप अपना नॉलेज गेन करते हैं। तो एजुकेशनल इनलाइटमेंट जो करते क्लासेस में आपके साथ आप इनरिच करते हो, दैट इज जस्ट नॉट एजुकेशनल इनलाइटमेंट रिलेटेड टू टेक्स्ट बुक्स और सिलेबस और कोर्स करिकुलम, इट इज मच बियॉन्ड दैट। इट इज हार्मोनाइजेशन ऑफ माइंड, हार्ट एंड स्पिरिट। ये तीनों मिलकर आपके नॉलेज को इनलाइटन करते हैं, आपके एकेडमिक्स को, आपके एजुकेशनल इनलाइटमेंट को, तीनों मिलकर हार्मोनाइज करते हैं। एंड अलोंग विद दैट देयर इज इंटीग्रेशन ऑफ फिलॉसफीज ऑफ एंशिएंट विजडम, विच अलोंग विथ जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, मॉडर्न डिस्कवरीज हो रही हैं, हम आप स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, हम आप पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन का मदद ले रहे हैं, जो पहले आज से 50 साल 60 साल पहले नहीं था। तो ये एंशिएंट विजडम, ये जो एंशिएंट फिलॉसफीज है, हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ उसके साथ चलिए, उसका इंटीग्रेशन इस मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरा के साथ, कहीं ना कहीं हमारा ये एंशिएंट फिलॉसफीज, ये विजडम विलुप्त हो रहा है। परत दर परत एआईज, रोबोटिक्स, टेक्नोलॉजीज के अंदर ये दब के रह रहा है। हम बस इतना चाहते हैं कि आप उस परत को धीरे धीरे खोलिए, पहचानिए, और विद द हेल्प ऑफ एआई एंड रोबोटिक्स एंड टेक्नोलॉजीज come ahead with ancient wisdom and philosophies. We are very enriching, and we are proud to say that we have a very enriching ancient wisdom. हमारा जितना भी, चाहे कोई भी स्ट्रीम हो,
उसमें अगर आप एडीज में जाए 1000 एडी से भी अगर शुरू करें तो हमारा स्क्रिप्चर्स, वैदिक लिटरेचर्स इतना इनरिचिंग है. वी हैव अ रिच हेरिटेज which should not be restricted only to your history books or to your Vedas or maybe a holy book which you have back home. महाभारत और रामायण तक इसको कहानी में या एक टीवी सीरियल के अंतर्गत हम उसको एक बॉक्स के अंतर्गत, एक लैपटॉप के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं. उसको अपनी बोलचाल की भाषा में, अपनी जीवन शैली में, अपने किताबों में, अपने सिलेबस में लेकर आना. और आप हमारे भावी प्राइम मिनिस्टर हैं, वाइस चांसलर्स हैं, टीचर्स हैं, इंजीनियर्स हैं. आप पे ये देश टिका हुआ है तो आपको ये सोच लानी है. ये आपकी जिम्मेवारी हम आपके कंधों पे डाल रहे हैं कि आप हमारे ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाइए. एंड वी आर सेइंग दैट वी आर नॉट गोइंग टू हैव भारतीय ज्ञान परंपरा एज अ सेपरेट आइडेंटिटी. नो, इंटीग्रेटेड विद द एग्जिस्टिंग करिकुलम. मॉडर्न एनईपी ने 2020 के एनईपी में भी सारे मॉड्यूल्स में भारतीय ज्ञान परंपरा को अडॉप्ट किया है. तो उसकी एडॉप्शन की हम लोग बात करते हैं. कुछ स्लाइड्स के माध्यम से मैं मदद लेकर आप लोगों को कोशिश कर रही हूँ समझाना कि है क्या. हम लोग नॉलेज से क्या समझते हैं? व्हाट इज नॉलेज? कोई एक भी खड़ा होकर बता सकता है. नॉलेज मतलब क्या? अंधकार से प्रकाश की ओर. ये मतलब एक हमेशा एक डेफिनेशन आता है. कोई भी खड़ा होकर बता सकता है. स्टूडेंट्स, आप लोग सब यहाँ पर ज्ञान के इस कमरे में बैठे हुए हैं और आपके गुरुजन आगे बैठे हुए हैं. आप नॉलेज से क्या समझते हैं? व्हाट इज नॉलेज? एनीबॉडी? भारतीय ज्ञान परंपरा की एक ये भी सीख होती है, अपने में आत्मविश्वास रखो और ये मत डरो कि हम जो बोल रहे हैं कहीं गलत हो गया तो नहीं. एक दृढ़ता के साथ खड़े हो. आप गलत है तो हम यहाँ सुधारने के लिए आपको हैं. तो एक आत्मविश्वास भी होना चाहिए. कोई भी बता सकता है नॉलेज क्या होता है? क्या बेटा? नॉलेज मतलब किसी चीज को जानना, किसी चीज को समझना और समझ के उसको प्रकाश की ओर ले जाना. यस, गुड. वी हैव स्टार्टेड किंडलिंग आवर भारतीय ज्ञान परंपरा. वेरी गुड. सत्य और असत्य के बीच में फर्क बताता है. वो हमें ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, तभी हम बता पाएंगे सही क्या है और गलत क्या है. बहुत सुंदर. ये सारे डेफिनेशंस आ रहे हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में है. हम लोग अंग्रेजी में जैसे बोल सकते हैं that which abolishes all ignorance, जैसा उन्होंने कहा, and emancipates और liberates the self from falsities. जो कुछ झूठों के साथ, कुछ falsities के साथ हम जी रहे हैं, उससे हमको बाहर निकालना, उससे हमको आगे निकालना, यही नॉलेज है. It takes the individual mind from चित, हम लोग चित बोलते हैं, और चित से सिद्धि की ओर ले जाना. जो आप में है, अंदर में है वो विजडम, उसकी तरफ ले जाने को हम लोग नॉलेज कहते हैं. तो फिर सिस्टम क्या हुआ? नॉलेज तो हो गया कि अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाना. तो सिस्टम क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेटिंग. जब हम ज्ञान को पाने के लिए जब एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, वो सिस्टम जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपका मिड सेमेस्टर्स हो, एंड सेमेस्टर्स हो, सिलेबस हो, एग्जामिनेशन हो, या आपका टॉप होना हो कॉलेजेस में, गोल्ड मेडलिस्ट हो. दैट्स नॉट ओनली द सिस्टम फॉर नॉलेज. इट्स अ डायनेमिक प्रोसेस. हमसे आप तक गया, आपसे औरों को जाएगा. आपके घर में आपके माता पिता है, बहन भाई हैं, उन तक भी आपका नॉलेज जो आप यहाँ रिसीव कर रहे हैं उसको ले जाए. इट्स अ डायनेमिक प्रोसेस, ऑनगोइंग प्रोसेस, जनरेटिंग एंड रिप्रेजेंटिंग कंटेंट, कंपोनेंट्स, क्लासेस और टाइप्स ऑफ नॉलेज. डोमेन स्पेसिफिक भी होता है. अब आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो डोमेन स्पेसिफिक है, लेकिन अब इंटरडिसिप्लिनरी का कंसेप्ट है. आप साइंस पढ़ रहे हैं तो भाई बोलेगा कि हम हिस्ट्री में हमको इंटरेस्ट नहीं. ट्राई टू फाइंड आउट दी साइंस इन द हिस्ट्री. मेडिवल इंडिया की हिस्ट्री में आपका साइंस का एस्पेक्ट क्या है, या हिस्ट्री इन केमिस्ट्री, हिस्ट्री इन फिजिक्स. सो दैट्स व्हाट वी से. इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस. उसको हम लोग सिस्टम कहते हैं. दैट इज रीइंफोर्स्ड बाय अ सेट ऑफ लॉजिक दैट रीइंफोर्सेस द कंटेक्ट विद इट्स वैल्यू. तो एक सारी जो सिस्टम्स में हम लोगों ने अभी बात की, एक इटरेटिव प्रोसेस के थ्रू इवॉल्व करता है, जो एवोल्यूशन है, रिविजन है, एडाप्टेशन है, और उससे हमारा नॉलेज का एडवांसमेंट होता है. हम लोग इस स्तर से धीरे धीरे इस सिस्टम के माध्यम से बढ़ते हैं. और ये हम लोग कह सकते हैं हम लोग पूरक हो गए, ये भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि लोग कहता है कि ज्ञान ऐसा चीज है जो हमेशा ऑनगोइंग प्रोसेस है. हम ये नहीं कह सकते हैं कि अब हम ज्ञानी हो गए, पूरक हो चुके हैं, अब हम आगे, हमको ज्ञान की जरूरत नहीं है. आप एक छोटे से भिखारी से भी बहुत कुछ सीखने को सीख सकते हैं. सिर्फ गुरु तक आपका नहीं है, वो भी एक गुरु है. प्लेटफॉर्म पे कोई भीख मांग रहा है, उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है.
सो द इंडिजिनस एंड लोकल नॉलेज सिस्टम, जैसे हमारा झारखंड है, तो छोटी छोटी बातों आप सरहुल में कर्मा पर्व में देखिएगा, उन चीज़ों का जो पारंपरिक वेशभूषा है, खान पान है, आपका पूजा का जो विधि होता है जो नेचर से रिलेटेड है, तो ये सारी चीज़ कहीं ना कहीं आपका ज्ञानवर्धन करते हैं, उनको आपको ऑब्जर्व करना है. सो द इंडिजिनस एंड लोकल नॉलेज सिस्टम्स आर अंडरस्टूड टू बी डायनेमिक बॉडीज ऑफ इंटीग्रेटेड होलिस्टिक सोशल एंड इकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग. इकोलॉजिकल मतलब समझते हैं, आपके अलावा जो पूरी भूमंडल है, आप और आपके अलावा जो पूरी भूमंडल है, पूरा ग्लोब है, पूरा विश्व है, वो आपका इकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है. प्रैक्टिसेस जो है, जो बिलीव्स है आपके बीच में है, आप जहाँ कहीं भी, आप झारखंड में है तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो आपकी इंडिजिनस बिलीव्स है उसको समझिए, उसको इनकॉर्पोरेट कीजिए. इट इज पर्टेन्स टू द रिलेशनशिप ऑफ लिविंग बीइंग्स इंक्लूडिंग पीपल विथ वन अनदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट. समाज और पर्यावरण के बीच में ये भी एक तरह का नॉलेज सिस्टम है. यहाँ पे एक वर्ड आता है होलिस्टिक एजुकेशन. आज के समय में हमारा जो कोर्स करिकुलम है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वो बहुत मॉडर्न टेक्निक्स के साथ है, नई नई विचारधारा के साथ आई है, जो कि एक इनेबल्स अ स्टूडेंट टू हैव नॉलेज, प्रोफेशनल स्किल्स, विच इज जॉब फेचिंग एंड विच गिव्स यू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. बट कहीं ना कहीं ये एक होलिस्टिक डेवलपमेंट में चूक रहा है. हम लोग उसको जैसे मॉरल साइंस कहते हैं. सो दैट होलिस्टिक डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड एंड दैट इज वेयर भारतीय ज्ञान परंपरा कम्स फोर्थ. सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय होलिस्टिक डेवलपमेंट और होलिस्टिक एजुकेशन? ये वर्ड ना बहुत क्वाइन वर्ड आजकल चला हुआ है. होलिस्टिक, हर कोई अपने भाषण में इस्तेमाल करता है. सिलेबस में कोई छोटा सा भाषण किसी महामहिम लोग का अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो वो लोग हमेशा मन से बात बोलते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट है, होलिस्टिक एजुकेशन है. तो ये अभी का जो प्रोफेशनल स्किल बेस्ड एजुकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो हमें स्किल बेस्ड तो बता रहा है, प्रोफेशनल स्किल्स दे रहा है, जॉब फेच कर रहा है, पर क्या हमें वो एक पूरक बना रहा है होलिस्टिक डेवलपमेंट? व्हाट डू वी मीन बाय होलिस्टिक एजुकेशन? देयर आर 3 स्ट्रॉन्ग पिलर्स ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट, जो आपको एक विनम्र आवेदन है, आग्रह है, उसको समझिए, रियलाइज कीजिए होलिस्टिक डेवलपमेंट को. वो 4 में सबसे ज़्यादा है इमोशनल डेवलपमेंट, सबसे पहला. और मैं सारी शिक्षिकाओं को, मैं भी ये अपना फॉलो करती हूँ अपने क्लासेस में, जब मैं अपने कोर्स और करिकुलम को पूरा करने की कोशिश करती हूँ आप लोगों के साथ एक क्लासरूम में, एक इंटरैक्टिव बोर्ड के माध्यम से. तो सबसे पहला ज़रूरी प्लेटफॉर्म पिलर होलिस्टिक डेवलपमेंट का है, दैट इज इमोशनल डेवलपमेंट. इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब है अपने छात्रों को, अपने बच्चों को अंदर में जो उनके इमोशंस होते हैं उसको चैनलाइज कीजिए, सही दिशा में ले जाइए. आजकल इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, टेक्नोलॉजीज है, एक्सपोज टू सोशल मीडिया है, कहीं ना कहीं ये इमोशनल इम्बैलेंस हो रहा है बच्चों के बीच में. और यही समझ में आता है अगर आप आंकड़े ले जाए. मैं निगेटिव एस्पेक्ट नहीं इस सुंदर भारतीय ज्ञान परंपरा के मंच पे बोलना चाहूँगी. लोगों के बीच में पीयर प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है, टीचर्स का प्रेशर है, समाज का प्रेशर है, जिसको ले नहीं पा रहे आजकल के बच्चे. और फिर अंत होती है कि कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं बच्चे. हमेशा न्यूज़ में आता है, कभी VIT मिश्रा, कभी यहाँ कभी वहाँ. तो ये हमारा पहला कर्तव्य है होलिस्टिक डेवलपमेंट में, इमोशनल डेवलपमेंट. चैनलाइज योर इमोशंस फॉर अ पॉजिटिव एस्पेक्ट. उसके बाद होता है सोशल स्किल. द सेकंड पिलर इज, आई एम नॉट इंक्लूडेड इन माय PowerPoint, the different presentations has it, so I'm just mentioning it here because these words keep on going. The second is social skills. इमोशनल डेवलपमेंट की वजह, आप इमोशनली स्टेबल हो जाइए. सोशल स्किल, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल स्किल्स? घर में सुबह में आ रहे हैं, दौड़कर बैग टांग रहे हैं, माँ लंच बॉक्स दे रही है, किताबों को सहेज कर अपने बैग बस्ते में रख रहे हैं. अचानक लगा कि दादी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं. एक नज़र दादी पर जो बिस्तर पे पड़ी हुई है, आपकी नज़र दादी पर गई और दादी लग रहा है कि आज थोड़ी सी अनमनी सी है. आपने बैग उतारा, दादी के पास गई, सर पे हाथ फेरा, दादी तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ? आज सर भारी सा लग रहा है, हम एक कप चाय बना देते हैं, मेरे पास 10 मिनट समय है. और एक चाय बनाकर अपनी दादी को देकर आप विमेंस कॉलेज के लिए आए. ये एक टच चाहिए. ये मैं घर की से बोल रही हूँ, घर से ये चीज़ शुरू होता है. ये एक इमोशनल टच सोसाइटी की तरफ. आप रोड क्रॉस कर रही हैं, लगा कि एक कोई आदमी है जो फिजिकली चैलेंज्ड है और वो ठीक से रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा है. 5 मिनट बचा हुआ है, घड़ी में आपने देखा आपके क्लास में 5 मिनट का समय बचा हुआ है और आप में तत्परता आती है कि उस फिजिकली चैलेंज को हाथ पकड़ के आप अगर रोड क्रॉस करा दे रहे हैं. दैट इज सोशल स्किल. So when you are emotionally strong, channelized, you switch over to being a very socially active person. That's the second aspect of holistic development. Develop your social skills.
समाज की तरफ थोड़ा सा आपका भी दायित्व है, उसको समझिए, पहचानिए, अपनी दिनचर्या में भी उसको इन्वॉल्व कीजिए। थर्ड इज दैट व्हाट वी आर हियर फॉर, योर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, योर एकेडमिक ग्रोथ। आप अब क्लास पहुंच गई, रांची वुमेन्स कॉलेज आ गई, आपने 2 दायित्व को निभा लिया और अब आप क्लास में आती हैं और अपना एजुकेशनल इंटेलेक्चुअल ग्रोथ अपने सिलेबस कोर करिकुलम के माध्यम से करती हैं। चौथा पिलर जो सबसे मजबूत है और इन तीनों पिलर को जो संभाल के रखता है, जिसके बिना ये तीनों पिलर बेकार है। कैन एनीबडी गेस व्हाट इज दैट फोर्थ पिलर? वो चौथा पिलर क्या होगा जो ये तीनों को, आपके इमोशनल डेवलपमेंट को, आपके सोशल स्किल को, सोशल दायित्व को और आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, एकेडमिक ग्रोथ पे डिपेंड करता है। और अगर ये पिलर नहीं रहा तो तीनों बेकार है। कोई एनीबडी इन दिस ऑडिटोरियम, चौथा पिलर, वेरी गुड, वेरी नाइस, फिजिकल वेलबींग, योर हेल्थ। प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, ध्यान कीजिए। तो चौथा जो मेरा पिलर है वो है फिजिकल वेलबींग। आप शांत रहिएगा, फिजिकली स्ट्रांग रहिएगा, तब हम लोग जब बूढ़े हो जाएंगे, स्मृति में हम लोग आएंगी पेंशन वेंशन लेने के लिए, आप लोग बीसी बन जाइएगा, बड़े बड़े टीचर रहेंगे, तो हम लोग को लड़खड़ाते कदमों को आप संभालिएगा, आप अगर तंदुरुस्त रहिएगा तो द फोर्थ फैक्टर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट इज, ओवरऑल डेवलपमेंट इज योर फिजिकल वेलबींग। Try to do yoga, not only yoga. If you're not interested in yoga, walk down to your college if you live nearby. Do some exercises at home. Do some physical game if you're interested. You're a good athlete. Try to involve yourself in the cultural and sports activities of your college. Don't just sit at the back and say, मेरा काम पढ़ाई लिखाई है, कोर्स करिकुलम खत्म, घर गए, अच्छा मार्क्स आ गया, फर्स्ट डिवीजन आ गया, मैं कन्नू के ग्रेजुएशन सेरेमनी में डिग्री ली, अब एक जॉब फेच करती हूँ, that's it. No. Come forward. Take part in sports activity if you are good at it. So that's the 4 pillars which strengthens your holistic development, that brings you forward. I'm just trying to show a figure that shows the progress of mind with time, from the evolution of life and development of knowledge system. The basic framework of the knowledge system developed in 5000 BC, which is the same which we have today. जो 5000 BC में था आपका नॉलेज सिस्टम, मैंने एक पिरामिड के तहत, ये IKS के साइट से लिया हुआ है, प्लेजरिज्म को अवॉइड करने के लिए। तो इन चीज़ों को एक मैप के माध्यम से, एक ट्री के माध्यम से हम लोग दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पे सारे छात्र अलग अलग स्ट्रीम से हैं, कोई साइंस से, कोई सोशल साइंस से, लेकिन हर कोई बिग बैंग थ्योरी के बारे में तो सुना होगा। एवरीबडी हैज हर्ड अबाउट द बिग बैंग थ्योरी? यस। तो ये बिग बैंग थ्योरी कहता है कि सबसे पहले जब बिग बैंग हुआ और जब आपके भूमंडल में इस तरह की जो रिएक्शंस हुई, उससे सबसे पहले मैटर आया, सूक्ष्म, जिसको हम लोग अमीमा कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आया, मैटर की उत्पत्ति हुई और फिर उससे धीरे 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 लाइफ का आगे आगे डेवलपमेंट हुआ। तो मैटर आने के बाद जो कि हम लोग फिजिक्स के थ्रू, ये सारी चीज 5000 BC की भी थी, जो आप लोग को दिखाया जा रहा है कि बिग बैंग थ्योरी से कैसे 4 बिलियन ईयर्स अगो एंड टाइम के साथ ही आते गया, और ये अभी प्रेजेंट का सिस्टम है जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैटर कैन बी डेल्ट विद क्वांटम मैकेनिक्स एंड देन लाइफ स्टार्टेड टेकिंग प्लेस, दैट इज इवोल्यूशनरी सिंथेसिस। उसके बाद कॉग्निशन हुआ, कॉग्निटिव साइंसेस जन्म लिया, आपका माइंड डेवलप किया। वी स्टार्टेड डेवलपिंग आवर माइंड, कंसेप्ट्स, नॉलेज, दैट इज बिहेवियरल इन्वेस्टमेंट थ्योरी। एंड अब उसके बाद हम लोग समाज में रहने शुरू किए, लोग गांव, छोटे छोटे कस्बे में शुरू किए, जो माइंड डेवलप किया, तो फिर कल्चर डेवलप किया एक दूसरे के साथ रहने के लिए, जस्टिफिकेशन सिस्टम थ्योरी जिसको हम लोग कहते हैं। और इन सबको मिलकर आप जब नीचे से शुरू करते हैं, मैटर, लाइफ, माइंड एंड कल्चर, जिसका कॉग्निशन देखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं फिजिकल साइंसेस, जब इवोल्यूशन हुआ बायोलॉजिकल साइंसेस, जब बिहेवियरल आपका इन्वेस्टमेंट हुआ साइकोलॉजिकल साइंसेस, एंड देन सोशल साइंसेस, and last but not the least science, which is at the apex that manages all throughout the pyramid. ये आपकी 5000 साल पहले भी हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा के तहत इन चीज़ों को अंकित किया हुआ है। अब हम लोग आए अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने मंच पे, वो है आपका भारतीय ज्ञान परंपरा या इंडियन नॉलेज सिस्टम एज वी कॉल इट। सो इंडिया डेवलप्ड दिस नॉलेज सिस्टम, टेस्टेड इट थ्रू प्रैक्टिस एंड वेरीफाइड एंड इम्प्रूव्ड इट ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स एंड इट्स स्टिल ऑनगोइंग। ऐसा नहीं है कि ये कुछ पौराणिक कथाएं में ही विलुप्त हो गई, ये पुरानी बातें हैं, वैदिक स्क्रिप्चर्स में, ऋग्वेदास में, यजुर्वेदास में, अथर्ववेदास में। नो, व्हाट आई एम स्पीकिंग राइट नाउ इज इंडियन नॉलेज सिस्टम। व्हाट यू स्टडी इन क्लासेस इज नॉलेज सिस्टम. There's nothing old about it or ancient about it.
As a result, the Indian knowledge system is founded on the main core theme, soul of Indian knowledge system is well-being of all. हम सबका भला हो. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया. अभी आपका G20 समिट का था, वसुदेव कुटुंबकम. पूरा विश्व हमारा वसुदेव है, सिर्फ हमारा देश नहीं, पूरा विश्व. It is based on a deep understanding of human being as well as of nature and entire existence. You can't ignore the small cat crossing the road or a small dog. You can't ignore that. छोटा सा एनिमल जो पानी में भीग रहा है उसको उठाकर हमें कोने में रख दे रहे हैं. This is what we talk about understanding nature and the entire existence. अपने जन्मदिन के अंतर्गत आप एक वृक्षारोपण कर रहे हैं. That is understanding nature. That is भारतीय ज्ञान परंपरा. ये सब कुछ है, रियलाइज नहीं करते हैं हम लोग. कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स है जो शुरू में मैं यहाँ छोटी सी कहानी साझा करना चाहूँगी. पिछले साल जून में एक मेल आया. सारे इंडिया के जितने भी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारे HEIs में, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एक मेल आया कि आप अपने अपने विश्वविद्यालय से दो रिप्रेजेंटेटिव को भेजिए. पहली बार एक अथक प्रयास हो रही है UGC के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा एक बैचलर कोर्स हम लोग बोल सकते हैं, फाउंडेशन कोर्स भारतीय ज्ञान परंपरा पे. और ईस्ट जोन वाले जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उनका कोड बनाया गया BHU में सारे ईस्ट जोन का, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, कोलकाता, सारे को बनाया गया उनका सेंटर. और हर विश्वविद्यालय से दो रिप्रेजेंटेटिव्स को मंथन के बाद भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई. उसमें दो, जैसे मैं एक थी, यहाँ से गई. तो जब ये मेल आया तो ये डिस्कशन हुआ वाइस चांसलर चेंबर में. दैट्स अ वेरी पर्सनल थिंग व्हिच आई एम शेयरिंग विद ऑल. दैट्स व्हाई आई हैव पुट अप दिस मिथ एंड फैक्ट्स अबाउट इंडियन नॉलेज सिस्टम. मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ, वहाँ पे ह्यूमैनिटीज के कुछ लोग थे, कुछ संस्कृत के लोग थे. तो लोगों ने कहा कि सबसे पहले जब मेल डिस्कस हुआ, VC सर ने डिस्कस किया, तो कुछ लोगों ने बोला कि सर एक अंग्रेजी से और एक संस्कृत से 2 लोग को हेड को, या जो सीनियर कोई प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर हैं उनको भेज दिया जाए, संस्कृत से, और हिंदी इंग्लिश किसी से भेज दिया जाए. आई फेल्ट वेरी बैड. हमने क्या भारतीय ज्ञान परंपरा सिर्फ ह्यूमैनिटीज के लोग और संस्कृत जिनको श्लोक उच्चारण आता है उनके लिए ही है? तो मैंने क्वेश्चन रेज किया, हमने क्या साइंस स्ट्रीम में भारतीय ज्ञान परंपरा नहीं है? We have very much of Indian knowledge system in science and science in Indian knowledge system. तो VC सर ने मेरी बात में तो दम है. Discussions took place and you won't believe it. सर ने लाल कलम, वाइस चांसलर का नाम लाल कलम यूज करते हैं. वो जो चिट्ठी डाउनलोड हुई थी मेल से, उसमें ऊपर नाम अंकित हो गया, साइंस स्ट्रीम ब्रैकेट में मेरा नाम, और एक ह्यूमैनिटीज के टीचर है राजकुमार सर, उनका भी नाम हुआ कि भाई एक ह्यूमैनिटीज के जाएंगे, एक साइंस के जाएंगे. हम लोग तो चले गए बनारस. साइंस के हार्डली 10% थे. मतलब ये मिथ अभी भी था वहां पर. हार्डली 10% ऑफ faculty members who had come to BHU for this training program that took place in the, I think, end of July and August. सावन का महीना था, still remember. 10% साइंस स्ट्रीम से आए थे. तो मैंने वहाँ का जो डायरेक्टर है घंटी मूर्ति सर है, जो पूरे इंडिया के IKS के मेन कोऑर्डिनेटर हैं, जिन्होंने इस पर बहुत मेहनत किया है, उनको मैंने कहा कि सबसे पहले तो ये मिथ को हटाया जाए. इनफैक्ट ये ज़रूरत है साइंस स्ट्रीम, टेक्निकल स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को, ये उन लोगों को ट्रेन करना कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा को समझें और अपने कोर्स करिकुलम में इनकॉर्पोरेट करें. एंड वी हैड अ वेरी नाइस 7-day वर्कशॉप एट BHU, वेरी इनरिचिंग. एंड वो 7 दिन कैसे गुजरा हमें पता नहीं चला. और सबसे खूबसूरत बात उस BHU कैंपस में, काशी नगरी में, जो मुझे अच्छा लगा, वो सारे रिसोर्स पर्सन जब क्लास में इंटर करते थे, कोई भी जीन्स और पैंट शर्ट में नहीं था. दे वर ऑल इन भारतीय परिधान, और एक छोटी सी यहाँ पर टीका लगाकर वो लोग इंटर करते थे. और कितने लोग तो अपने स्लीपर्स को भी बाहर में रोक रखते थे. और बड़े सुंदर तरीके से जिस तरह से उनका व्याख्यान रहा, दैट वाज वेरी मोटिवेटिंग. सो वी हैड अ वेरी नाइस 7-day वर्कशॉप. सेकेंड फेज में हम लोग 2000 लोग ऑल ओवर इंडिया सेलेक्ट हुए थे डिफरेंट जोन्स में भारतीय ज्ञान परंपरा की 7 days की ट्रेनिंग के लिए. सेकेंड फेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम हुआ ऑनलाइन ऑल ओवर इंडिया. टू सेलेक्ट आउट ऑफ 2000 पार्टिसिपेंट्स 1000 मास्टर ट्रेनिंग के लिए हम लोगों ने एग्जाम दिया. बच्चों की तरह 1 महीना पढ़ाई की थी, रात में जग जग के. भारतीय ज्ञान परंपरा जैसे आप लोग रात में जगते हैं ना, 6 रात हम लोग जग गए, पढ़ रहे हैं क्या है ज्ञान परंपरा, कैसे क्या, जितनी पढ़ाई हुई थी उसका होमवर्क किया. एंड वी वेर सक्सेसफुल एंड 1000 वे सेलेक्टेड ऑल ओवर इंडिया.
वी हैड भोपाल की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हम लोगों का मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था फरवरी 2024 में. अनदर वेरी नाइस एंड एनरिचिंग सेशन. थर्ड फेज ऑल ओवर इंडिया 20 लोग सेलेक्ट हुए हैं साइंस स्ट्रीम में, केमिस्ट्री एंड मेटलर्जी जो हमारा स्ट्रीम है केमिस्ट्री में. एंड हम लोग उस 20 में 15 लोग, AICT का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हेडक्वार्टर जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को जो आपको मान्यता देते हैं उसकी हेडक्वार्टर दिल्ली में है. तो AICT हेडक्वार्टर में 8, 9, 10 इसी हफ्ते हम लोग निकलेंगे. संडे को निकलना है. इस हफ्ते हम लोग डिसिप्लिन स्पेसिफिक ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, केमिस्ट्री एंड मेटलर्जी. उसके बाद पूरे इंडिया में हम 12 लोगों को अलग अलग विश्वविद्यालय में भेजा जाएगा. रसायन शास्त्र में भारतीय ज्ञान परंपरा की क्या भूमिका है, उसको कैसे आप इनरिच कर सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए. तो मैं दिल्ली निकलने से पहले सोची कि कम से कम अपने कॉलेज में तो इन चीज़ों को थोड़ा साझा करूं, हम लोग एक दूसरे को हम लोग मोटिवेट करें. तो ये जो चीज़ें का आदान प्रदान हो रहा है ट्रेनिंग, ये कहीं ना कहीं वापस उस मंच में हम लोगों को लाने के लिए कि ये असल में है क्या. तो मिथ है कि IKS इज अ डिसिप्लिन, इट्स अ सब्जेक्ट, इट्स अ स्पेशलाइजेशन. नो, IKS is a label given to a collection of interconnected discipline. IKS was established under Ministry of Education, Government of India in 2022, October 2022. जब हम लोग कोविड से जूझ रहे थे, कुछ लोग जो घर में बैठे थे बुद्धिजीवी लोग, उन लोगों ने AICT में ही के अंतर्गत ज्ञान परंपरा को, भारतीय ज्ञान परंपरा को इस्टेब्लिश किया. तो इसकी उत्पत्ति, उसका इस्टेब्लिशमेंट प्रॉपर वे में ऑफिशियली हुआ 2020 में कोविड के समय, और इसको इनकॉर्पोरेट किया गया, उसके कंसेप्ट उसको दिया गया है आपके NEP 2020 में, जिसके अंतर्गत आप 4 इयर्स का UG प्रोग्राम कर रहे हैं. उसमें भी IKS अंकित है. IKS is Sanskrit, as I said. IKS is done by Sanskrit people. They said कि संस्कृत जो जानते हैं उन्हीं लोग के लिए नहीं. It's a language. Sanskrit is a language. One can use it to understand भारतीय ज्ञान परंपरा, उनके श्लोक को, वैदिक स्क्रिप्चर्स को समझने के लिए कर सकते हैं. Lots of works are available in Sanskrit. That's why Sanskrit people are more well versed with due regard to Sanskrit department. However, they are also available in regional languages, and there is nothing called Sanskrit people. Another myth is that IKS is ancient. It's not ancient. It includes all knowledge traditions of India, past and the present. New knowledge is produced every day based on the principles laid out by older works. पुरानी जो जितने भी काम रिसर्च हुई उनके बेसिस पे आप अपने टेक्नोलॉजी के साथ जो काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो भी ज्ञान परंपरा है. So IKS is mainly spiritualism. Again, no. It includes empirical sciences as well. India has made significant contribution in the fields of linguistics, astronomy, health sciences. त्रिशूत्र का नाम तो सब लोगों ने सुना होगा, पन्नी का नाम सुना होगा, mathematics, poetry, metallurgy and several other sciences, even architecture. So only one of the Shastra, that is Darshan Shastra, deals with spiritualism. So that's what we say, it's not spiritualism. So basically it's a knowledge system which ensures right understanding and clarity of living in harmony at all levels of human existence. And again, as we said, it can be called a holistic and humane knowledge system. So many cultures and civilizations over millennia have tried to evolve such knowledge system. But we are the foremost leader. हम लोग विश्वगुरु थे, बनने की पूरी कोशिश और बने रहेंगे. एकम सत विप्रा बहुधा वदंती. The Indian culture and civilization is one such example, and we take pride to say that we belong to such rich cultural heritage, educational, academic heritage. So how a culture, civilization develops and is propagated generation after generation depends on its education, sanskar, its knowledge system. So NEP ने इस concept को कैसे incorporate किया? NEP goals for introducing IKS learning. I've taken these concepts and modules from IKS. NEP का जो आपका module है, जो अंकित की गई principles and module, उससे मैंने लिया है. Education is fundamental for achieving full human potential, developing an equitable and just society, and promoting national development. By the end of the day, you are contributing to national development. देश के विकास के लिए आप लोग ये सारा overall holistic development कर रहे हैं. So we have to understand the meaning of full human potential, equitable and just society, and national development. So भारतीय ज्ञान परंपरा का जो विभाग है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत एक सेल है, AICT हेडक्वार्टर्स में है, और ये एस्टैब्लिश किया है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को प्रमोट करने के लिए. जो सबसे पहला मूल मंत्र है, जो पहला लाइन उभर कर आया था IKS जब एस्टैब्लिश हुआ था 2020 में, वो था इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च.
केमिस्ट्री का आदमी, फिजिक्स का आदमी संस्कृत में भी कर सके रिसर्च, संस्कृत का आदमी सोशल साइंस में भी कर सके रिसर्च. So it will actively engage for spreading the rich heritage of our country and traditional knowledge in the fields of all, be it basic science, engineering, technology, architecture and economics. So national education policy में incorporate किया गया है कि आप जो heritage आपका है ancient और eternal IKS का, उसको आप pursue कीजिए knowledge में, wisdom में, truth में, और इसको एक Indian thought और philosophy के तहत आप incorporate कीजिए एक एंड ह्यूमन गोल को अचीव करने के लिए. कितने लोग इन सारे साइंटिस्ट का नाम सुना है? चरक, सुश्रुता. अब जस्ट पेन डाउन अ फ्यू नेम्स. हाउ मेनी? गुड. एक हाथ उठ रहा है पीछे में. 2 3. चरक, संहिता, सुश्रुता, आर्यभट्ट. आर्यभट्ट का क्या है? अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र. पन्नी, पतंजलि, योगा, भास्कराचार्य, पिंगला, बहुत सारे. मैत्री, गार्गी. गार्गी का नाम सुना है आपने? आप गार्गी. तो ये सारे बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है वर्ल्ड नॉलेज को अपने अलग अलग फील्ड में, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो, मेडिकल साइंसेज हो, सर्जरीज हो. सो दीज रिच लेगेसीज ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज, उनको सिर्फ नर्चर नहीं करना है, प्रिजर्व नहीं करना है, या मन से सिर्फ संबोधन नहीं देना है. उनको रिसर्च करना है, उस पर इन्हांस करना है, और उसको अभी के एजुकेशन सिस्टम में जो टेक्नोलॉजी से सराबोर है उस एजुकेशनल सिस्टम को आपको इनकॉर्पोरेट करना है. और NEP के 2020 के तहत भी UGC के पेज नंबर 4 पे जो स्पिरिट लिखा है उसको मैंने यहाँ पे अंकित किया है. UGC also provides guidelines for incorporating IKS into undergraduate and postgraduate program. मैं यहाँ सारे टीचर्स को भी बताना चाहूँगी कि जो NEP का जो कंसेप्ट है इसकी प्रक्रिया चल रही है और सिलेबस में भी हम लोग इसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं. और ये कहा गया है कि आपको 5% आपकी जो करिकुलम है उसमें 5% आपको क्रेडिट देना है, जो भी आपका कोर्स करिकुलम है उसमें. इन चीजों को भी मोटिवेट करना है और हमारा सबसे बड़ा रोल यही है. आज की जो पीढ़ी है उसमें एक चीज, सबसे बड़ी चीज है बेचैनी. वो इतना ज्यादा एक्सपोजर है सोशल मीडिया में, एक बेचैनी आ गई है कहीं ना कहीं. हम लोग भी 10-15% है कि हम लोग भी अपने आप को अभी युवा पीढ़ी जैसा ही समझते हैं. हम लोग भी वी आर यूज्ड टू आवर मोबाइल एंड लैपटॉप्स एंड ऑल दैट. लेकिन अभी का जो जनरेशन है उसमें कहीं ना कहीं एक बेचैनी आ गई है अजीब सी. पता नहीं है जाना कहाँ है, करना क्या है, दिशा विहीन टाइप के हैं, करना क्या है. कभी कभी लगता है कि इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, नहीं ये करना है, नहीं वो करना है. अंदर में है, सारी फीलिंग्स अंदर में है, लेकिन उसको एक परत से जो हमारा जो एक्सपोजर है सोशल मीडिया, पीयर प्रेशर है, हमें भी अच्छा बनना है. हमारी साथ की सहपाठी आज बहुत सुंदर ड्रेस में आई है, हमारा तो यूनिफॉर्म है, किसी फंक्शन में वो अच्छा कान वाला पहनी हुई है, स्मार्ट लगती है, उसकी मोबाइल ज़्यादा अपग्रेडेड है, ज़्यादा बेटर है, उसके पास आईफोन, हमारे पास नहीं है. ये चीज़ें जो हम में आ गई है ना कहीं इस ज्ञान परंपरा के प्लेटफॉर्म से हम लोगों को उस चीज़ों को भी उभारना, ये हमारा रोल है. हम गुरुदेव लोग का ये रोल है कि इनकी जो बेचैनी है उसको एक चैनलाइजेशन देना है, उनके अंदर की सोल और स्पिरिट को उभारना, बाहर लाना. द सोल इज देयर, द स्पिरिट इज देयर, इट हैज लॉस्ट समवेयर. प्रार्थना सभा तो होती नहीं है, थॉट फॉर द डे भी खत्म हो गया है. पहले स्कूल में क्या होता था, बच्चों को दायित्व दिया जाता था कि जो मॉनिटर है वो इस हफ्ते का पूरा थॉट फॉर द डे लिखेगा. होता था या नहीं स्कूल टाइम में? खत्म. अब स्कूल्स में भी नहीं है. ये ज्ञान परंपरा कह रहा है वापस आओ, ये जरूरी है. तुम कम से कम गूगल या चैट जीपीटी तो करोगे ना आज का थॉट लिखने के लिए. स्मृति सिंह क्लास की मॉनिटर है अपने केमिस्ट्री क्लास की. अब हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बोले स्मृति जी आप एक हफ्ते तक बोर्ड पे सुबह के इंटरैक्टिव बोर्ड पे थॉट फॉर द डे लिखिएगा. तो अब थॉट फॉर द डे विवेकानंद तो हम लोग है नहीं, या बड़े बुद्धिजीवी तो है नहीं कि अपना थॉट फॉर द डे क्या करेंगे. हम चैट जीपीटी बाबा के पास जाएंगे, गूगल बाबा के पास जाएंगे, बोलेंगे भाई अच्छा से थॉट फॉर द डे दीजिए, आज बोर्ड पे लिखना है और लोगों से शाबाशी लेनी है. तो आप इसी बहाने सर्च तो कीजिएगा, उस थॉट को समझिएगा. तो वो ये चीजों को फिर से हमें लाना है. मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ इसी को बताने के लिए. आप लोग बहुत सारे लोग यहाँ पे CRs होंगे, क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स. इवन इफ योर टीचर इज नॉट सेइंग दैट इनकॉर्पोरेट दिस इन योर क्लास, यस और नो? हम लोग इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. ये सिर्फ बीएड संस्थानों के लिए नहीं है, हम सबके लिए है. बीएड में हम लोग करते हैं ये सब की शिक्षक बनने के लिए चाहिए, वो करना है, हम सब भी कर सकते हैं. हिस्ट्री क्लास में, इकोनॉमिक्स के क्लास में थॉट फॉर द डे.
और जो भी जिस भी धर्म को हम लोग बिलोंग करते हैं उसका कुछ चीज़, कुछ याद बात जब आप क्लास शुरू करते हैं उसको ध्यान कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए, चैनलाइज कीजिए अपनी बेचैनी को, शांत होइए, यही नीड है। और अपने अंदर को पहचानिए और कुछ नहीं, सब कुछ है, बस उसको हम लोग एक मंच दे रहे हैं। इस बेचैनी को कभी यहाँ जाना है, वो करना है, वहाँ जाना है, उन चीज़ों को थोड़ा सा, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है स्कूल यूनिफॉर्म के लिए, ड्रेस कोड के लिए? हम खुद में इतने सक्षम हैं, इतना सेल्फ हम लोग में डिटर्मिनेशन आए कि हम लोग इन बाहरी चीज़ों से, फोर्स से अपने आप को अफेक्ट नहीं करें। सो दैट वाज द नॉलेज दैट 5% ऑफ द टोटल मैंडेटेड क्रेडिट्स है यूजी और पीजी में, उसमें आपको ज्ञान परंपरा को इनकॉर्पोरेट करना है। सो आईकेएस डिसिप्लिन हर रेगुलर डिसिप्लिन में आएगा और एटलीस्ट 50% ऑफ द क्रेडिट्स apportioned into the IKS should be related to the major discipline, जो भी आपका major discipline है, and should be accounted for the credits assigned to the major discipline. So all the students who are enrolled in the 4-year UG program should be encouraged to take an adequate number of courses in IKS. We are coming with it. By the end of this year, you will have in all the syllabuses. So that the total credit of the courses taken in IKS amounts to at least 5% of the total mandated credits. And students have to be encouraged to take these courses, preferably any of the semesters of the 4-year program. और ये मैंडेटेड क्रेडिट्स का कम से कम कुछ डिसिप्लिन पार्ट का, जो आपके आईकेएस का पार्ट हो, आपके मेजर डिसिप्लिन से रिलेटेड रहे। रिसर्च का भी कंसेप्ट है, कहता है कि आप रिसर्च भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग पीएचडी करते हैं, पीएचडी के बाद जो लास्ट एकेडमिक है वो हम लोग का डीएससी होता है। तो आप बिलीव नहीं कीजिएगा, जब हम लोग सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद निकले तो जितने लोग आपका डीलेट या डीएससी करने के लिए सोच रहे थे उन लोगों को कहा अब अपने ही मेन सब्जेक्ट में हम लोग ज्ञान परंपरा के माध्यम से अब डीएससी करेंगे। दैट्स व्हाट आई हैव आल्सो, यू कैन से दैट्स इन माय माइंड एंड आई एम ट्राइंग टू टेक हेल्प ऑफ दीज आईकेएस कोऑर्डिनेटर्स ऑल ओवर इंडिया कि केमिस्ट्री में हम भारतीय ज्ञान परंपरा से डीएससी कैसे कर सकते हैं। लेट मी सेट एन एग्जांपल कि how I can do DSc in chemistry with respect to Bharatiya Gyan Parampara. So we are talking about not only course and curriculum, research in IKS. So research on Indian knowledge system should be among the mandated tasks to be undertaken by all our institutions. It's for the institutions also which I'll be requesting. So you can start with curriculum framing also. आप अपने स्तर से भी कर सकते हैं, आपको डायरेक्टिव्स आ रही है यूजीसी की। बाय द एंड ऑफ द ईयर फ्रेमवर्क हो रहा है, हम लोग उसमें योगदान दे रहे हैं, एक फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है। तब तक आप लोग फिलहाल विश्वविद्यालय स्तर से, रांची यूनिवर्सिटी के स्तर पे, अपने कॉलेज के स्तर से आप लोग एक आईकेएस कमेटी बना सकते हैं। इट्स फॉर द प्रिंसिपल, आई एम ट्राइंग टू रिक्वेस्ट, यू कैन फॉर्म योर ओन आईकेएस कमेटी। Let the teachers faculty come forward and say I am interested in IKS. So let one Sanskrit faculty be there so that he or she can guide with the how to go about it, and whomsoever is interested can come forward and form an IKS committee with a member secretary and start framing course and curriculum. आपके पास डायरेक्टिव आएगी कि आप विमेंस कॉलेज अपना दीजिए। जैसे हम लोग कैसे बोल रहे हैं कि 2 years जब बीएड कोर्स हुआ, 4 year इंटीग्रेटेड बीएड का प्रोग्राम हो रहा है, तो रांची विमेंस कॉलेज ने पहल की और अपने कोर्स करिकुलम के साथ आगे आए। उसी तरह से आप पहले से तैयारी कर लिखिए, जब तक आपको दिशा निर्देश मिलेगा आप उसके लिए तैयार रहिएगा। तो ये मैसेज जाएगा कि रांची विमेंस कॉलेज इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड विद अ ड्राफ्ट ऑफ कोर्स एंड करिकुलम इन आईकेएस, बी इट इन संस्कृत, ह्यूमैनिटीज, साइंस और सोशल साइंस। हम लोग कर सकते हैं। वाह, स्ट्रक्चर हो गया, वो दैट्स वेरी नाइस। सो आई थिंक वी नीड टू इनकॉर्पोरेट एंड कम टुगेदर, और ये सिर्फ फिर जितने भी कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं उनकी बैठक होगी और उनकी रिस्पेक्टिव आईकेएस कमेटी के साथ हम लोग की बैठक प्लान्ड है प्री दशहरा पूजा, आफ्टर वी कम बैक फ्रॉम दिल्ली आफ्टर द ट्रेनिंग प्रोग्राम, सो दैट वी कैन फ्रेमवर्क कि किसका बेस्ट है, हम लोग कैसे इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। होलिस्टिक एजुकेशन, वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट मानवीय शिक्षा संस्कार, मानवीय दृष्टि, मानवीय मूल्य के साथ व्यवस्था पूर्वक, उत्सव पूर्वक जीने का हुनर, वही बताना चाह रहे हैं। इंजॉय करके लाइफ को जियो, पढ़ाई को एंजॉय करो एक उत्सव के फॉर्म में। सो ग्रेजुएट्स विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू अ ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन कल्चर एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन, द प्रॉब्लम एंड इट्स सोल्यूशन बहुत सारा है। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, वर्ल्ड एक मिक्सचर हो गया बहुत सारे कल्चर्स का। अर्बन कल्चर है, सिटी कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है, लिबरल कल्चर है, एक नया कल्चर आ गया है, बॉलीवुड कल्चर है, एंड वी आर ऑल एक्सपोज टू ऑल दिस। और वो ये सारे कल्चर्स हम लोगों में बेचैनी पैदा कर रही हैं, तो इसको कहीं ना कहीं, और एक और है हमारा ट्रेडिशनल रूरल इंडियन कल्चर एंड मेनी अदर कल्चर्स, वी हैव टू बी चूजी अबाउट इट कि हमको किसको सेलेक्ट करना है। तो प्रॉब्लम इज दैट वन कल्चर टेंड्स टू बी अपोज टू अदर कल्चर। ये गलत है कि उनका बेसिक एजम्पशन रहता है कि हमारा थॉट्स अलग है,
हम इसको नहीं मानते हैं। इवन दो देयर आर कॉमनिटीज है, हम लोग का बहुत सारा कोर में हम लोग सब बराबर है, सबका जो कोर है वो थॉट प्रोफाइल एक ही है, और कन्फ्लिक्ट होता है सरफेस लेवल पे। हम लोग कहीं ना कहीं इसी कन्फ्लिक्ट में अपने आप को, अपने अंदर की ऊर्जा को खोकर छोड़ देते हैं, या ये नहीं है, ये नहीं मान सकते हैं, हम लोग ट्राइबल कल्चर को नहीं मानेंगे, हम अर्बन कल्चर को हैं, ये गलत है, सबका कोर एक ही है। सो आर्टिकुलेट द ट्रुथ, लव एंड कंपैशन एट द ग्रोथ, यही हमारा कोर है, वो जो सारे कल्चर्स का है। और इंडियन नॉलेज सिस्टम का हमारा दो मेन जो प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं, पिलर बोल सकते हैं, वो है फिलॉसफी जो उपनिषद में अंकित है, और साइंस जिसमें बहुत सारे 6 स्कूल्स हम लोग कहते हैं इंडियन फिलॉसफी के। योग फ्रेमवर्क दैट इज प्रैक्टिस जो हम लोग करते हैं, और 21 जून को मनाते हैं, इंटरनेशनल मनाते हैं, तो हम विश्व गुरु की ओर जा रहे हैं कि अब हम यूएन के द्वारा अपना इंटरनेशनल योग दिवस मनाते हैं। वेदांता है, न्याय है, मीमांसा, ये सारे हमारे स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी हैं। भारतीय स्क्रिप्चर्स के वेदा, स्मृति, दर्शन शास्त्र, पुराणास, गीता, ये सारे इतिहास है हमारे बीच। वैदिक लिटरेचर भी हमेशा हम लोग सुनते रहते हैं, क्या है वैदिक लिटरेचर, इसको हम लोग कहीं ना कहीं कहते हैं ये पौराणिक है, ये एंशियंट है। इन चीज़ों को, इन सारे मिथ को हमको तोड़ना है, आगे बढ़ना है। ये जो प्राइमरी फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है एंशियंट इंडिया के, विच सर्व्स एज द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग फॉर ऑल अदर फील्ड, सारे फील्ड उस पे समाये हुए और उनके प्लेटफॉर्म है। सो वेद मीन्स इटर्नल नॉलेज विच हैज नो बिगिनिंग एंड नो एंड। So that's a chronology I've just mentioned। वैदिक लिटरेचर में वेदा, श्रुति, स्मृति, क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर है, जिसमें काव्य है, इतिहास है, पुराण है, धर्म है, शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, दर्शन शास्त्र है। और एंशियंट और मिडिवल इंडिया सोर्स था फिलॉसफीज का, जो अपने कंसेप्ट को शेयर किया। कुछ नास्तिक अप्रोच और हेट्रोडॉक्स और नॉन ऑर्थोडॉक्स इंडियन फिलॉसफीज भी थे, जो बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड चरकोस को हम लोग स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं। इंडियन नॉलेज सिस्टम हैज गिवन राइज टू मेनी इनोवेशंस इन द फील्ड ऑफ साइंस, मेडिसिन में, मेटलर्जी में, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। मैंने कोशिश किया है कि कुछ एक फील्ड को आईकेएस के द्वारा आपको ये बताने की कोशिश करें कि ये हम लोग इनरिच ऑलरेडी थे, जो बाद में जिनको नोबेल प्राइज मिलने शुरू की, वेस्ट में जितने साइंटिस्ट थे, हमारे ऑलरेडी उस पर काम हजारों साल पहले काम हो चुका था। इसको इस मंच पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सुश्रुत एक्सप्लेन 8 टाइप्स ऑफ सर्जरी, उसमें एक में लेना चाह रही जिसको हम लोग रिनोप्लास्टी कहते हैं। रिनोप्लास्टी का मतलब कोई बता सकता है क्या होता है? व्हाट इज रिनोप्लास्टी? एनीबडी? स्टूडेंट्स? रिनोप्लास्टी? नोबडी? यस, गुड। Nose, very good. Which stream do you belong to? Pardon? BA. Ah, good. BA department here. Good English students. Rhinoplasty deals with plastic surgery of nose. मैं क्यों यहाँ पर रिनोप्लास्टी का नाम ले रही हूँ? बहुत साल पहले जब लड़ाई का मैदान था पुणे में, तो जब ब्रिटिश आर्मी में जब आपका ये अटैक वगैरह हो रहा था, तो एक लड़ाई हो रही थी, उसमें जो वहाँ का एक घुड़सवार था, उसके नाक में कुछ वो चोट लग गई और पूरा नाक उसके नाक में एक्सीडेंट हो गया, वो पूरा डिसफिगर्ड हो गया। तो सुश्रुत का जो एक कंसेप्ट था रिनोप्लास्टी का, प्लास्टिक सर्जरी का, उतने साल पहले वो पूरी रात उस पर सर्जरी हुई, और सुबह वो जो घुड़सवार था जब वापस अपने आर्मी में आया, तो लोग ये देख के दंग रहे कि इतनी बखूबी से उसकी रिनोप्लास्टी हुई, उसकी प्लास्टिक सर्जरी नाक की हुई। और ये बाद में जितने भी वेस्ट के मेडिकल साइंटिस्ट वगैरह डॉक्टर्स थे, उन लोगों ने बाद में इसका इजाद किया, जो हमारे यहाँ पहले ही हो चुका था। तो दैट इज स्यूचरिंग, जो आपका सारा ये काम है, ये पहले ही सुसूत्र का अलग अलग ये के द्वारा होता है। सर्जरी ऑफ द एंशिएंट इंडियन फिजिशियन was devoted beyond to rhinoplasty or operations for involving improving deformed ears, noses and new ones, which European surgeons did it quite later and have in fact borrowed it। ये सर डब्ल्यू हंटर एक ब्रिटिश सर्जन है, उन्होंने अपने टेक्स्ट में इस चीज़ को कोट भी किया है कि वैदिक लिटरेचर्स में लिखा हुआ है कि कैसे रिनोप्लास्टी का कंसेप्ट है, कैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आपके नोज का डिफॉर्मिटीज को आप सर्जरी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक मेडिकल फील्ड, हमारे मेडिवल इंडिया का जो एक हम लोग का प्राइड लेने वाली बात है, उसको मैंने कोट किया। दूसरा एक सबसे बड़ा इनोवेशन है मेटलर्जी का। मैं यहाँ पे केमिस्ट्री का है, इसलिए मैं थोड़ा सा दिखाना चाह रही हूँ धार पिलर का मेटलर्जी का। एंशिएंट इंडिया का, जैसे आपने फिगर में देख सकते हो, ये 14 मीटर के हाइट का है और विश्व का सबसे बड़ा है, जो भोजा डायनेस्टी में राजा भोज के द्वारा बनाया गया था 1000 से 1055 AD में, एंड इज द टॉलेस्ट नॉन करोसिव आयरन पिलर इन द वर्ल्ड।
विश्व में कोई दूसरा नॉन कोरोसिव इस हाइट का पिलर नहीं है जो आपके देश में है। ये क्या बताता है कि हमारी टेक्नोलॉजीज जो भी है वो कितना विकसित थी उस समय। उस समय कोई इंजीनियरिंग मार्वल नहीं था, मशीनरीज नहीं थी वैसी। और उस समय आप एक छोटे से कांटी को, नेल को अगर छोड़ दे बरसात में बाहर में यहीं पे ऑडिटोरियम में छोड़ दे, 2 महीने बाद आइएगा तो उसमें जंग लगा रहेगा, जंग रहेगा या नहीं। और सोचिए 1000 एडी में कितना बड़ा पिलर बना। ये सोचने की बात है कि हमारे पास वो टेक्निक सालों साल पहले थी और वो टेक्निक को हम लोगों को पहचानना है और समझना है। So probably the earliest mention of machine and mechanics dates back to scriptures from 3rd century BC में। जो अभी मैकेनिक्स में जो अभी इंजीनियर्स पढ़ते हैं, चाहे वो IITs में हो NITs में हो, जो मैकेनिक्स का डेफिनेशन पढ़ते हैं वो डेफिनेशन आपका आपके इसमें ये हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में अभी का जो मैकेनिक्स का डेफिनेशन है, आप सोचिए हमारे स्क्रिप्चर्स में वो सारा डेफिनेशन मैकेनिक्स का, वो जो कहता है जनरेशन ऑफ पावर, एनर्जी और मोशन थ्रू द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ लिवर, जो आप हम लोग समझ, जो 3 लॉज ऑफ मोशन है उसको पहचानते हैं, पुली, व्हील, इंक्लाइन प्लेन एंड स्क्रू इज कॉल्ड अ मशीन। ये डेफिनेशन हमारे स्क्रिप्चर्स में यंत्र नवा में ये अंकित है। और हम लोग कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, पहचानने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये है टेक्नोलॉजी का फॉलआउट। लेकिन हमारा अंदर का आत्मा क्या कहता है? अगर आप अंदर से स्ट्रॉन्ग हैं और अगर आप सोचते हैं कि मुझे ये कंटिन्यू करना है इस प्रोसेस को, सो इवन दिस, सो टेक्नोलॉजी कैन फेल यू बट योर सोल, योर नॉलेज सिस्टम शैल नॉट नेवर फेल यू। वी शुड कंटिन्यू विद दिस। हमारे दूसरे जो एक बहुत ही फेमस आप कह सकते हैं हमारे इंडिया के, वो आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को फादर ऑफ डैश कहा जाता है। What is Aryabhatta called as? Father of mathematics. Anybody else? ठीक है, maths का ही part है। Father of zero, and the first person who provided a near accurate, I can say, nearly accurate evaluation of pi. Pi का वैल्यू समझते हैं ना? तो उन्होंने ही पहले, आर्यभट्ट पहले थे जिनको फादर ऑफ जीरो भी कहा जाता है, जिन्होंने बाद में बहुत सारे मैथमेटिशियंस आए और जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला कि आप लोगों ने पाई का वैल्यू 3.14 का इजाद किया। लेकिन आर्यभट्ट ने बहुत पहले जीरो के बारे में भी बताया। हम लोग पहचानते हैं आर्यभट्ट को, ये जस्ट अ स्केच है, बट टू मेक यू रियलाइज दैट दिस इज हाउ ही लुक्ड लाइक। और फिर ये वैल्यूज कैसे डिराइव किया, ये सारा स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है। इफ यू गो थ्रू इट, इट्स देयर इन द स्क्रिप्चर्स। पाइथागोरस थ्योरम, जो मैथ्स के लोग हैं यहाँ पर, उन लोग पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना है? ये एक एक्सट्रैक्ट है from Budhanya Sutra that explains what came to be known as Pythagoras theorem. Many millenniums later, it was already there, mentioned about AC square is equal to AB square plus BC square. वो already हमारे scriptures में अंकित था, mentioned था। ये सारा आपका कुछ हम लोग not only zero, we claim the first to be have the concept of infinity, a fact that has been acknowledged by Western scientists like Leibniz and Einstein. Even Einstein has proclaimed that it were the Indian scientists of the ancient India who came up with the concept of infinity. Aeronautics का जितने भी energies है, वो हम लोग जैसे सारे गामा पदा निसा करते हैं, so all these energies are coded in a sutra.
वो उस समय की सूत्र जो हमारे वैदिक लिटरेचर्स में अंकित थे। बॉटनी इन एंशिएंट इंडिया, जैसे मैंने कहा कि कुछ मैंने आर्यभट्ट को लिया है, कुछ सुश्रुत को लिया है, कुछ पन्निनी को लिया है, कुछ अचीवमेंट्स आपके एंशिएंट इंडिया का बॉटनी में भी लिया है। जैसे कि बॉटनी में हम लोग टैक्सोनॉमी करते हैं, जो बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं, साइंस के स्टूडेंट्स हैं, वो समझेंगे। उनकी टैक्सोनॉमी उस समय बेस थी कि उनकी सीड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उस हिसाब से उनकी टैक्सोनॉमी होती थी, उनकी नॉमेनक्लेचर होती थी। जो साइंटिफिक नेम है वो संस्कृत में उसी तरह से दिया गया था। ये सारा जेनेसिस ऑफ सीड का आप जो संस्कृत का ये श्लोक देख रहे हैं, उस श्लोक के माध्यम से सीड की जेनेसिस को बताया गया आपके वैदिक स्क्रिप्चर्स में। वी हैव सच अ रिच हेरिटेज to the field that are predated science and in many cases takes precedence over almost everything, that is political science. चाणक्य नीति हम लोग बोलते हैं ना, चाणक्य नीति and his western counterparts. कौटिल्य का अर्थशास्त्र या नीति शास्त्र जो हम लोग कहते हैं, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया 1915 में, लेकिन उसको मैकेवले के प्रिंस से, ये सारी चीज़ों से कंपेयर किया गया अपने वेस्टर्न इंडोलॉजिस्ट से। इंडोलॉजिस्ट आर दोज वेस्ट की पीपल हु वर्क ऑन इंडियन सिस्टम, who work on Indian heritage, Indian system, they are called as Indologist. और एक दुखद चीज मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी, आपकी वैदिक लिटरेचर्स पे जितना रिसर्च और काम इंडोलॉजिस्ट ने किया है, हम इंडियन ने उतना नहीं किया है। ये दुर्भाग्य हमारा है। ये भी मंच से मैं साझा करना चाहूंगी और आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि इस व्यक्तित्व को, इस इंटरैक्शन को सिर्फ सुनने के लिए नहीं बैठी, इसको रियलाइज कीजिए। इंडोलॉजिस्ट उनको कहा जाता है, उनको नॉमेनक्लेचर दिया गया है, ऐसे वेस्ट के साइंटिस्ट, लिटरेचर के आदमी, ह्यूमैनिटीज़ के आदमी जो आपके इंडियन कल्चर को, इंडियन सिस्टम को, इंडियन टेक्नोलॉजीज को, एंशिएंट इंडिया हो, मेडिवल इंडिया, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, उनका पेपर करते हैं, रिसर्च करते हैं। उन लोगों ने जितना काम किया है उसका 20% भी हम लोग खुद अपने ज्ञान परंपरा पे काम नहीं किए, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और आपका साथ चाहिए, आप भावी हमारे सिटीजन हैं। आप अगर आप बैठे रहिएगा और अपने मोबाइल में चैट जीपीटी और गूगल में खोए रहिएगा तो आप इसको उभार कर नहीं ले पाइएगा। तो हम लोगों को भी ये चाहिए कि हम लोग आगे बढ़े। आर्ट एंड कल्चर, फोकलोर डे, कितने लोग समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोकलोर? एक नेशनल डे भी सेलिब्रेट होता है फोकलोर का, मालूम है आप लोग को? फोकलोर किसे कहते हैं? एनीबॉडी इन दिस ऑडिटोरियम? इस परंपरा को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा मंच, सबसे बड़ा मीडियम, माध्यम जो है वो है परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट्स। ये ज्ञान परंपरा भी कह रहा है कि आप अपने कोरियोग्राफी से, अपने डांस से, अपने थिएटर से, अपने ड्रामा से लोगों के बीच में इन चीज़ों को लाइए। अर्थशास्त्र को लाइए, नीति शास्त्र को लाइए, आर्यभट्ट को लाइए, पन्निनी को लाइए। तो परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए भी बहुत बड़ा दायित्व है। सो वील फोकस प्राइमरी ऑन द हिस्टोरिक लिटरेचर, folklore and myths that have been written, revised and carried on through generations. So their significance today and multi-dimensional role that storytelling can play for the good of the society. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे बहुत आकर्षित किया था जब मैं BHU गई थी। मैं जब छोटी थी, पंचतंत्र कितने लोगों ने देखा है, पढ़ा है? बहुत कम हाथ, पूरा अच्छा वाला हाथ, बड़ा वाला हाथ उठाइए। पंचतंत्र की कहानियां, कितने लोग पंचतंत्र सुना है पर पढ़े नहीं, हाथ में किताब को पकड़ा नहीं पंचतंत्र को? सही से बोलिएगा, यहाँ पर एकदम हम लोग सच के साथ एकदम फ्रैंक है। कभी नहीं पढ़ा, हाथ में लिया पंचतंत्र को? हितोपदेशा का नाम सुना है कभी? जातक टेल्स का नाम सुना है? पंचतंत्र, पंचतंत्र जब हम बात कर रहे हैं, छोटी सी कहानी सब लोगों ने सुना होगा। बंदर और मगरमच्छ की कहानी कितने लोगों ने सुना है? द स्टोरी ऑफ द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, करीब करीब सब लोगों ने सुना है। क्या कहानी था? एक बंदर जामुन के पेड़ में, भी जामुन का सीजन भी है, एक बंदर जामुन के पेड़ पर निवास करता था। ही यूज्ड टू स्टे एट द जामुन का पेड़, और वो जामुन का पेड़ एक छोटी सी नदी नाल था, उसके बगल में वो जामुन का पेड़ उसके किनारे पे था। वो बंदर उस पे रहता था, जामुन खाता था, मीठा फल खाता था और अपने जीवन से बहुत खुश था। लेकिन वो बहुत दुखी था, उसका कोई दोस्त नहीं था, तो अकेला फील करता था। उसको लगता था कि कोई मेरा भी दोस्त होता, उसके साथ मैं मीठा जामुन शेयर करता। तभी कभी घूमते फिरते उस पेड़ के नीचे, उस नदी में एक मगरमच्छ, एक क्रोकोडाइल आया, और वो आकर वो ऊपर की तरफ, बंदर की तरफ देखने लगा और बोला, मैं आज भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। बंदर को बहुत खुशी हुई, चलो कुछ कोई मिला तो जिससे मैं मीठा जामुन शेयर कर सकता हूँ। तो उसने पेड़ से वो मीठा जामुन मगरमच्छ को दिया खाने के लिए। मगरमच्छ को बड़ा अच्छा लगा। वो फिर अगले दिन आया और धीरे धीरे ये परंपरा चलती गई और दोस्ती हो गई दोनों के बीच में, बंदर और मगरमच्छ के बीच में। जामुन खाते रहा, दोनों में दोस्ती हो गई, दोनों इर्द गिर्द की बातें करते थे, अच्छी अच्छी बातें करते थे और एक अच्छे दोस्त बन गए।
मगरमच्छ ने अपनी परिवार के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में भी बंदर को बताया कि भाई आई हैव अ वाइफ, आई हैव चिल्ड्रन, दिस एंड दैट. ही टोल्ड द स्टोरी ऑफ हिज वाइफ एंड ऑल दैट. So when he went back home, the crocodile shared the story of this monkey and eating मीठा जामुन, और कुछ जामुन अपनी वाइफ के लिए भी ले गया. वाइफ उसकी बहुत चतुर थी. जितना मगरमच्छ अच्छा सा था, वाइफ चतुर नहीं थी. हम लोग जैसे चतुर होते हैं ना, महिलाएं वर्ग, घर को कंट्रोल करते हैं, पति को कंट्रोल करते हैं, भाई को, पिता को कंट्रोल करते हैं. हमें वो है, वो अंदर में वो एनर्जी है. तो पत्नी ने बोला जामुन खाए, बड़ा मीठा है. तो एक दिन बोली भाई जब ये जामुन इतना मीठा है, बंदर इतने दिन से वो जामुन को खा रहा है, सोचो उसका दिल कितना मीठा होगा जो वो जामुन इतने दिन से खा रहा. हम तो एक जामुन खाए खत्म, और वो तो पूरा जामुन की मिठास उसके हृदय में होगा, उसके दिल में होगा. मुझे अब वो दिल चाहिए, बंदर का दिल. मगरमच्छ गुस्सा हो गया, बोला मेरा दोस्त है वो. अब वो बीमार पड़ गई. हमारी टिपिकल आदत, हम लोग कहते हैं ना कि वो रूस गई कि नहीं भाई हमें तो बस बंदर का दिल चाहिए. भाई बीवी है, बीवी से कौन पंगा ले सकता है. मगरमच्छ बेचारा चाह कर भी नहीं, जबकि दोस्त को बहुत मानता था बंदर. वो गया और बंदर को बोला कि आज मेरी बीवी ने तुम्हें आमंत्रित किया है खाने पर. बंदर बेचारा अपने दोस्त, भोला वाला सा बंदर, अपनी दोस्त की बातों में आ गया. ही सेड बट आई डोंट नो हाउ टू स्विम, मुझे तैरना तो नहीं आता, कोई बात नहीं, तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ. तो मगरमच्छ ने बंदर को अपने पीठ पर बैठाया और चला अपनी घर की ओर. जब बीच नदी में पहुंचा, बेचारा मगरमच्छ अंदर से अच्छा था, सहृदय का आदमी था. उसे कहीं ना कहीं वो खटक रहा था, जैसे कभी कभी हमें खटकता है कि हम अच्छा नहीं कर रहे, अपने दोस्त को धोखा दे रहे. उससे रहा नहीं गया और बोला भाई ऐसा है कि मेरी बीवी तुम्हारे हृदय को खाना चाहती, कहती उसका हृदय बहुत मीठा होगा. 2 मिनट के बंदर को तो शॉक हो गया. 2 मिनट की ठिठका, लेकिन तुरंत बड़ी प्यार से आराम से बोला अरे दोस्त पहले बोलना था ना, पेड़ के पास ही बोल देते तुम. अरे मैंने अपना हृदय तो पेड़ पर छोड़ रखा है, मैं तो बिना हृदय के आया हूँ. अच्छा ऐसा है क्या? हाँ मेरा हृदय तो पेड़ पर है. अरे भाई तो गड़बड़ हो गया, तो अब क्या करें? चलो चलो वापस ले चलो, मैं भी हृदय लेकर आता हूँ पेड़ से. और वो बंदर मगरमच्छ के पीठ पर सवार होकर किनारे आए और पूरी तीव्र गति से पेड़ पर क्लाइंब द ट्री. और ऊपर से पेड़ पर बोला अरे मूर्ख, मैंने तुम पे इतना भरोसा किया, तुम इतना प्यार दिया, मीठे जामुन खाने को दिया, इतनी मीठी दोस्ती को तुमने ये हृदय अपनी बीवी के कहने पे तोड़ दिया. व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस? पंचतंत्र की कहानी जो मुझे भी बहुत प्रिय है और मुझे लगता है सबको भी बहुत प्रिय होगा. इस स्टोरी का मोरल बताइए. व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? जो आपके सिस्टम में जहन में आ रहा है. देखिए हर कहानी का एक अलग पर्सपेक्टिव होता है, हर कोई अपने हिसाब से स्टोरी को सुनता है, समझता है, परिस्थिति को समझता है. आप कोई भी एक हाथ खड़ा करके बोल सकते हैं. व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? यस. हाँ, विष्णु शर्मा ने उसे लिखा. उससे पहले 200 BC में ये ऑलरेडी था. विष्णु शर्मा ने उसे लिखा और बाद में, बट क्रेडिट गोज टू विष्णु शर्मा. यस. बहुत अच्छा, बहुत सुंदर. सजगता होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए, और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चूज योर फ्रेंड्स कॉशियसली, वाइजली. नहीं, फ्रेंड्स आते हैं गीता, ऑफ कोर्स ऑलवेज. अब ये निगेटिव एस्पेक्ट हो गया. हम लोग पॉजिटिव ये ले रहे हैं, दोस्तों को चुनो पर ध्यान से चुनो. चूज योर फ्रेंड्स कॉशियसली. हर कोई पे भरोसा मत करो, ये बोल सकते हैं. हर कोई पे भरोसा मत करो, सोच समझ कर भरोसा करो. तो ये एक ऐसी असंख्यों कहानी है पंचतंत्र में. एक मैं इस मंच से आप लोगों से, आपके दोस्त की तरह, हम लोग एक दूसरे के दोस्त हैं, भरोसा करने वाले दोस्त हैं. तो अपने गुरु दोस्त का एक बात मानेंगे आप लोग? हाँ या नहीं जवाब दीजिएगा. घर जाइए, डाउनलोड कीजिए, अब तो हर कुछ सॉफ्ट कॉपी में है. डेली एक कहानी. घर में मम्मी पापा हैं, हॉस्टल में रहते हैं, फ्रेंड्स हैं, छोटे भाई बंधु हैं, एक एक पंचतंत्र की कहानी विद मोरल वैल्यूज सुनाना शुरू कीजिए. स्टार्ट करेंगे हम लोग? यस और नो? जोर से यस होना चाहिए, कोरस से. अच्छा भी लगेगा, मजा भी आएगा. क्लास में टीचर्स को भी सुनाइए और मोरल सुनाइए. बहुत सारी कहानी है, मैंने तो सिर्फ एक बंदर और मगरमच्छ की कहानी सुनाई. तो ये पंचतंत्र की कहानी जो कथाएं हैं, जातक कथाएं हैं, ये सारा कुछ एक फेबल्स है हम लोग जिसको कहते हैं. दैट इज बेस्ड ऑन एनिमल स्टोरीज that has been you can say written to give you lessons of life. लाइफ में जो किताबों में नहीं है
आपको समझना है और अपने लाइफ में उसको उतारना है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा का एक बहुत बड़ा मंच है जिस पे यूजीसी काम कर रहा है, वो है रिवाइविंग बैक पंचतंत्रता, जातक टेल्स। जातक टेल्स बुद्ध भगवान का है, कुछ कहानी जो उसमें लिखा हुआ है। एंड हितोपदेशा भी एक तरह का पंचतंत्र का ही है, और ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा पंचतंत्र से हितोपदेश डिफरेंट है। और किसने लिखा था हितोपदेशा को? ऐसे मैंने वहाँ पे लिख दिया है, नारायण पंडित ने। सो विष्णु शर्मा, नारायण पंडित। हम जाने तो कि हमारे इतनी सुंदर कथाएं, जातक कथाएं को लिखा किसने है और उससे हम क्या मोरल वैल्यूज और लेसन ले सकते हैं। जब आप क्लास में आते हैं, मैं अपने शिक्षक फ्रेंड्स को भी बोलना चाहूँगी, मैं ये फील करती हूँ कि जब 1 घंटे का पीजी में मेरा क्लास रहता है, तो मैं अगर क्लास में एंट्री की और अचानक शुरू की, सो वे वी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, वी स्टार्ट विद एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड एटॉमिक थ्योरी। बच्चे लोग होते हैं ना इंटरेस्ट, अभी तो दोस्त लोग अगर फेसबुक पे थे, व्हाट्सएप पे थे, कुछ और सोच रहे थे, और अचानक से बोलिए कि भाई ये परमाणु है, अणु है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये क्वांटम मैकेनिक्स है, शुरू कीजिए। तो किसी को देखिए, कोई कहता है कि बड़ा मजा आता है पढ़ने में। अभी पढ़ने में बहुत मजा, फेसबुक पे जाने में ज़्यादा मजा आता है, व्हाट्सएप देखने में, मूवी देखने में, ये फैक्ट है। पढ़ने में इनकलकेट करना पड़ता है। यू हैव टू इनकलकेट इंटरेस्ट फॉर एकेडमिक्स, फॉर एटॉमिक स्ट्रक्चर, फॉर अर्थशास्त्र एंड इकोनॉमिक्स एंड फिलोसफी। यू हैव टू इनकलकेट, डेवलप इंटरेस्ट इन दैट। तो अचानक से अगर आप आइए और सिलेबस शुरू कर दीजिए तो बच्चे कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड नहीं रहते हैं। यू हैव टू पुल देयर अटेंशन। एक छोटी स्टोरी के साथ शुरुआत कीजिए। दैट्स व्हाट आई हैव इनकॉर्पोरेटेड। आई स्टार्ट विद अ स्मॉल स्टोरी दैट हैज हैपेंड विद मी टुडे। जैसे आज हमने ये छोटी सी कहानी शेयर की, तो हम अपने क्लासेस में स्टोरी के साथ सिग्निफिकेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ भारतीय ज्ञान परंपरा, कि आप जो भी पढ़ाना चाह रहे हैं उनको एडुकेट कीजिए अपने रिच डाइवर्स कल्चरल रीजनल हिस्ट्रीज के साथ। केमिस्ट्री इन हिस्ट्री, फिजिक्स इन हिस्ट्री। जैसे हम लोग को कह सकते हैं कि हम लोग जो जी कांस्टेंट का वैल्यू है ग्रेविटी का, वो भूल सकते हैं, लेकिन वो कहानी नहीं भूल सकते न्यूटन का, कि न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठा था, एक एप्पल ट्री के नीचे, वो एप्पल आया, उसके सर पे आया और वो कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी उसके जहन में आई। तो ये कहानी से आप अपने कंसेप्ट्स को समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। उसी तरह से यह है कि आप, सिंपल थ्योरी है ये आपका, जो ब्राह्मण था जो डे ड्रीम करता था, कि ड्रीम मत करो, सिर्फ अपने ड्रीम्स को नहीं, उसको ड्रीम्स को यथार्थ में लाओ। जो सत्तू की पोटली थी, मारा, सत्तू की पोटली खत्म। लीनिंग टावर ऑफ पिज्जा है, उसके बारे में कहानी है। तो इन सबों के बाद हम लोग अपने रिच कल्चरल हेरिटेज पे आते हैं, जो हमारा हेरिटेज था, जिसको हम लोग कहते हैं विश्वविद्यालय जो हमारा था, जब हम लोग विश्व गुरु हुआ करते थे, और अब हम विश्व गुरु के पाथ पर चल चुके हैं। और ये बहुत गर्व के साथ बोल सकते हैं कि हम फिर से वापस विश्व गुरु बनेंगे, और ये आप लोगों के सहयोग से होगा। आप देख सकते हैं रूइंस, ये सारा वर्ड आया है, द रूइंस ऑफ अ ग्रेटेस्ट नेशनल हेरिटेज। ये रूइंस क्यों हुआ? कहीं ना कहीं हम लोग भी इसके कारण रहे। आपकी रत्नागिरी यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, पुष्पागिरी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, सोमपुरा यूनिवर्सिटी एंड नालंदा यूनिवर्सिटी आपके बगल में ही है। 3 महीने तक नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी जलती रह गई थी। आप सोचिए कितना इनरिच्ड मेरा यूनिवर्सिटी रहा होगा वो, जो 3 महीने तक जलता रह गया। और इसमें कितने सारे ऐसे स्क्रिप्चर्स थे जो कहीं ना कहीं खत्म हो गए हमारे बीच से। तो इन सबों को रिवाइव करना है। एक मैंने कोट इसीलिए यहाँ पर दिया आपके लिए, जो हम लोग विचलित रहते हैं उनके लिए। ये इंडोलॉजिस्ट का कोट है, जो हम आपसे बेहतर हमारे वैदिक टेक्स्ट पे, हमारे ज्ञान परंपरा पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। उनका कहना है, संस्कृत फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ही इज टेलिंग अबाउट संस्कृत। दिस विल ड्यूरेंट, वर्ल्ड हिस्टोरियन है वो। इंडिया वॉज द मदरलैंड ऑफ आवर रेस एंड संस्कृत द मदर ऑफ यूरोप्स लैंग्वेजेस। She was the mother of our philosophy, mother through the Arabs, of much of our mathematics, mother through the Buddha, of the ideals embodied in Christianity, mother through the village community of self-government and democracy. So Mother India is in many ways the mother of us all. So this has been quoted by an Indologist. Adam Osborne, the co-founder है Apple Computers के. He writes for a Data Quest magazine के बारे में उन्होंने क्या लिखा है. He was raised in Tamil Nadu. उन्होंने, उनके पिता यहाँ थे। He was raised in Tamil Nadu in ashram of Sri Raman Maharshi, और he was surrounded by Indians who were pride of their nationality and heritage, and they believed that they had a lot to teach us Europeans. It is therefore with some misgiving that today I find myself dealing with Indians, many of whom do not feel proud of their Indianness. Indians are recognized through America as technically superior. हम लोग संभाल रहे हैं बहुत सारे पद को, CEOs हैं बहुत सारे पद में। Since the day Indians learn pride
India will rapidly move out of its third world status to become one of the world's industrial powers. ये हमारे अंदर है, उसको पहचानने की ज़रूरत है. एंड ट्राई टू टेक प्राइड. मैं हमेशा मन से कोट करती हूँ क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये खटकता है. हम अच्छी अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, स्पीक वेल गुड इन इंग्लिश. हिंदी गिनती नहीं आती, हिंदी बहुत अच्छा नहीं बोल पाते हैं, या ना कहीं आजकल ना ये गर्व का विषय हो गया है. मैं अंग्रेजी ज़्यादा अच्छा बोलती हूँ, ना गुड नाइस एंड एक्सेंटेड इंग्लिश. यू सो एट एयरपोर्ट्स और रेल प्लेटफॉर्म्स और एट एनी पार्टी एंड फंक्शन व्हेन यू गो, मेनी पार्टीज हैव सीन ना, मदर्स हैं, अब वो बच्चा उनके पास से थोड़ा आगे चला गया और कुछ खाना वाना को टच कर रहा है तो वो अंग्रेजी में जोर से चिल्ला के बोलिए, जो भी नाम है, शिशु मान लीजिए नाम, शिशु डोंट टच दैट, शिशु डोंट, दैट विल ड्रॉप, डोंट डू इट. भाई आप अपने देश में हैं, अच्छे एक कल्चर पार्टी में आप हिंदी में भी बात कर सकते हैं. सो कहीं ना कहीं वी डोंट टेक प्राइड इन आवर बीइंग एन इंडियन. उन चीज़ों को भी हम लोगों को इनकॉर्पोरेट करना है. स्वानो भद्रा विपो यंतु विषये, लेट नोबल थॉट्स कम टू अस from all and every direction in the universe. Vasudev Kutumbakam, and we can do it and move towards being Vishwaguru. धन्यवाद. जोहार.